नमस्कार, आदाब। मैं शरीक आसिफ, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हरियाणा के परिणाम को लेकर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है कांग्रेस। हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में जीत पर बोले राहुल गांधी, का नतीजों का कर रहे हैं विश्लेषण। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी को लगा झटका, सीएम सैनी के 10 में से 8 मंत्री हारे, स्पीकर को भी लगा झटका। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने लड़ाई के लिए नहीं दिया वोट, नौकरियां और राज का दर्जा चाहते हैं लोग। देहरादून के लोगों की राय, का हर राज्य में लागू होना चाहिए यूसीसी, नहीं होगा किसी धर्म को कोई नुकसान। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बताए बिना जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। इजराइल ने सीरिया में की एयर स्ट्राइक, 7 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी कॉलेज का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान और विधा समीक्षा केंद्र का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और सिडनी हवाई अड्डे में नए एकीकृत टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए उनका धन्यवाद कहा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस को किसान पहलवान के मुद्दों पर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाकर बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नतीजों के विश्लेषण की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट के साथ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वह अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 6 सीट के साथ केंद्र शासित प्रदेश में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसे जम्मू क्षेत्र में केवल 1 सीट ही मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूं तो बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के 10 में से 8 मंत्री और स्पीकर चुनाव हार गए हैं। केवल 2 ही मंत्री जीत सके हैं। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के दावे के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 8 मंत्रियों की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इनमें रानिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल है, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इस सीट पर आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला की जीत हुई है। रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया था, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को भी पंचकूला सीट पर कांग्रेस के चंद्र मोहन ने हरा दिया। इसके अलावा बीजेपी के सुभाष सुधा को थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। नूह में बीजेपी के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। यह सीट कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने INLD उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जीती है। सीएम सैनी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता असीम गोयल भी अंबाला सिटी सीट से हार गए। कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा ने उन्हें 11,131 मतों से हराया। बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और NBFC से लोन लेने वालों को बैंकिंग सेक्टर के रेगुलर RBI ने त्योहारी सीजन पर बड़ी सौगात दी है। RBI ने लोन लेने वाले कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन बंद करने पर फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी को ख़त्म कर दिया है। बैंक या NBFC लोन लेने वाले कस्टमर्स से फ्लोटिंग रेट वाले लोन को बंद करने पर पेनल्टी या क्लोजर चार्ज नहीं वसूला जाएगा। RBI के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले कई वर्षों में रिजर्व बैंक ने कस्टमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत बिजनेस को छोड़कर इंडिविजुअल कैटेगरी के तहत कर्ज लेने वाले जो फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन लेते हैं उनसे लोन को बंद करने पर बैंक या NBFC को फोरक्लोजर चार्जेज या प्री पेमेंट पेनल्टी वसूलने की इजाज़त नहीं है। RBI गवर्नर ने बताया कि अब इस गाइडलाइन को और विस्तार दिए जाने का फैसला लिया गया है। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले लोन पर भी ये गाइडलाइन प्रभावी होगा, यानी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन पर भी बैंकों और NBFC फोरक्लोजर चार्जेज या प्री पेमेंट पेनाल्टी आने वाले दिनों में नहीं वसूल सकेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा है कि भाजपा ने एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास किया है और धरातल के आंकड़ों को ही माना है। मैं मानती हूं कि इसमें PM नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं ये उसी का परिणाम है। आज पूरी 36 बिरादरियों ने मिलकर भाजपा को आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में 36 बिरादरियों का बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है और मैं मानती हूं कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब जी का नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना UPT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया और सरकार बनाने वाली है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अकेले लड़ाई लड़ी लेकिन वो वहां पे हार गए। इसके लिए कांग्रेस को मंथन करना होगा। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहां पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में विजयी हुए हैं तो उन्होंने विजयी अपनी भाषण में ये बातें कही हैं, पर कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर भी चर्चा की होगी, जहां जम्मू और कश्मीर में 10 साल चुनाव नहीं हुए। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने कहा कि वहां पे आतंकवाद खत्म हो गया, डेमोक्रेसी और पुख्ता होगी, साथ ही साथ स्टेटहुड वापस मिलेगा। फिर ये भी कहा गया कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, वो सब जनता ने खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं आज जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, इस बात के बावजूद कि यहां 8-10 साल से लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया। कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में वोटर्स ने इस साजिश को नाकाम किया है। मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल साबित करें।
जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, इस बात के बावजूद कि यहाँ जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, खासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए और छोटी पार्टियों के जरिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। मैं खासकर कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह वोटरों ने इस साजिश को नाकामयाब किया, अब आप देखें 40% से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है और अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत की कई वजह बताई जा रही हैं। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को वोट करने वालों में वोकल से ज़्यादा साइलेंट वोटर्स थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं और उनके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। और जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो ही तय करेंगे। बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन कई पार्टियों ने पिछले 10 से 15 सालों से मेरे नाम का इस्तेमाल किया और इसलिए मुझे राजनीतिक तरीकों को अपनाना पड़ा है। उन्होंने मुझे राजनीति में खींच लिया, इसलिए मैं राजनीति में दिलचस्पी लेता हूं। मैं विभिन्न राज्यों में लोगों से मिलता हूं। मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं कि लोगों ने कहा है कि कुछ ईवीएम मशीनों में 99% बैटरी थी। कांग्रेस वहां उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, जनता चाहे किसी भी पार्टी को चुने, नेताओं को अपने वादे पूरे करने चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, पर कई पार्टियों ने मेरा नाम पूरे 10-15 सालों से लिया है और मुझे राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़े हैं और राजनीति में उन्होंने खींचा है मुझे, तो उसके वजह से जरूर मैं दिलचस्पी लेता हूं। मैं समझता हूं कि किस स्टेट में क्या जरूरतें हैं लोगों की। मैं वहां जाता हूं, मेरा दौरा लगता है, लोगों से मिलता हूं और जरूर लोग काफी हैरान हैं जो नतीजे आए, क्योंकि उनको विश्वास था कि कांग्रेस जरूर जीतेगी। और हाँ, मैं सहमत हूं जो राहुल ने कहा है कि लोगों ने खुद बोला है कि कुछ मशीनों में, ईवीएम मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी और उसमें जरूर कुछ नुकसान हुआ कांग्रेस का, और जिसमें 65% बैटरी लाइफ थी, मैंने देखा वहां कांग्रेस जीती है। नहीं पता है, हमने काम किए, ईमानदारी से किए, भ्रष्टाचार दूर किया, लूट राज पर बैग लगाई। ईवीएम पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करती है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ में वहां ईवीएम खराब है और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में है तो वहां ईवीएम ठीक है। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज
हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे। कांग्रेस के गर्व ने उन्हें हरियाणा चुनाव हराया है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों को मिलकर अब घोषित करना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ने 370 का मुद्दा उछाला, जहां से हटाया वहां बीजेपी हार गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाई, उनको लगा हम अकेले जीत जाएंगे। बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीती है। मानना पड़ेगा कि बीजेपी का एक मैनेजमेंट सिस्टम है। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में अब लागू होने की अंतिम प्रक्रिया में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। पूर्व सचिव की अध्यक्षता में गठित पैनल अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद राज्य में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूसीसी का जो कोड है वो आज से करीब 8 महीने पहले स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था। उसके बाद एक रूल मेकिंग कमेटी बनी थी और रूल मेकिंग कमेटी से अपेक्षा की गई थी कि कोड को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो संबंधित रूल्स हैं उसको फ्रेम करें। और इस समिति की पहली बैठक फरवरी माह में उसके आखिरी सप्ताह में हुई थी और तब से लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी। और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पर लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे प्रिंटिंग के बाद तो यथा समय उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यूसीसी के जो रूल्स आप लोगों ने फाइनल किए हैं, मोटे तौर पे बताएंगे सर वो किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, आम जनता के लिए क्या उसमें मतलब वो दिया गया? तो रूल्स को तफसील से बताया जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा, उनको विचार करना है। लेकिन मोटे तौर पे जिस प्रकार से कोड में एक अंडरलाइंग थीम था वो था जेंडर इक्वालिटी का, इक्विटी का, सबको बराबर मौका देने का, ये एक अंडरलाइंग थीम था। उसी प्रकार से जो हमने रूल गठित की है उसका अंडरलाइंग थीम ये है कि ये जन केंद्रित हो। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समाज के जातिवादी लोगों पर फोड़ा है। उन्होंने चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
साथ ही मायावती ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बीएसपी व इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया, जिससे बसपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंदर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर करने का उन्होंने दावा किया है। कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। सपा की लिस्ट को लेकर कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया है। दोनों दलों की बात चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बिना बताए 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 2 सीटों के ऑफर को मान लेगी या फिर गठबंधन तोड़ने का फैसला करेगी। अखिलेश यादव का ये फैसला कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभी हार के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अखिलेश यादव ने बिना देरी किए यूपी उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिसके बाद ऐलान किया। उसके बाद इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सपा के इस कदम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। हमारी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आगे जो हमारा हाईकमान कहेगा वही हम फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने सपा के सामने 5 सीटों की मांग रखी थी। इनमें फूलपुर, खैर, मीरापुर, मांझवा और गाजियाबाद सीट शामिल थी। कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की थी उनमें से भी 2 सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में यूपी में इंडिया गठबंधन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। सूत्रों की माने तो सपा कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष लगातार हम लोगों पर प्रश्न उठाता रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को बधाई देता हूं। आज उन्हीं की वजह से हरियाणा के लोगों ने वो परिणाम भाजपा के पक्ष में देने का काम किया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं।
लाडली बहना योजना बंद होने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर लोगों को पैसे देने का काम किया जा रहा है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की सामग्री वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में 5-5 हज़ार की राशि दी है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें ये राशि नहीं डाली गई हो, लेकिन हार के डर से शिवसेना यूबीटी के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को वर्गलाने का प्रयास कर रहे हैं। में कैसे पैसे जा रहे हैं, और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 5-5 हज़ार की राशि डाली। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि लाडली बहनाएं जो इसकी राशि पा रही है वो स्वयं मेरे पास आई है कि हम तो थाने में शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित किया, हमसे झूठ बोला गया। तो हमने कहा बिल्कुल आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी बहनों का आभार मानता हूं, जिनके जीवन में ये बड़ा सहारा है, और उम्मीद करेंगे कि ये सहारा के भरोसे उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। मध्य प्रदेश के भोपाल में देश की सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके बाद एक टीवी चैनल ने भोपाल की गलियों में स्टिंग ऑपरेशन किया। पुराने भोपाल के इतवारा से लेकर नए भोपाल के 74 बंगले, जहां मंत्री और IAS अधिकारी रहते हैं, पॉश बिटन मार्केट इलाके भी नशे के कारोबार की जद में है। भोपाल की सड़कों पर खुल्लम खुला ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। पुलिस के सामने से होते हुए यह ड्रग्स भोपाल के पॉश इलाकों से लेकर पुराने शहर की तंग गलियों में बिक रहा है। कल देर रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कटारा हिल का जो गणेश बाजार है, जो रापड़िया चौराहे पर गणेश बाजार है, वहां पे एक दुकान में कुछ ऐसा स्टोर करके रखा गया है जो जनता को संदिग्ध लग रहा था। और उनका ये भी कहना था कि वो माल बिल्कुल चुपचाप आता है और बिल्कुल गाड़ी ऐसे लगाई जाती है और चुपचाप निकल जाता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने आज सुबह जो है पता किया, अपनी टीम से वेरीफाई कराया, तो उसमें पता चला कि जो ये सामान इसके अंदर मिला हुआ है, ये सामान और दिनांक 5 तारीख को जो एनसीबी ने कार्रवाई की थी, जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा चौराहा, ये दोनों केमिकल सामान है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल मिले हैं, और ये केमिकल जो मिले हैं बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं, यानी ब्रांडेड हैं, और इनका कंसंट्रेशन और इनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है। तो इसकी जो कीमत है करीबन 60 लाख रुपए के करीबन है, जो हमारे हम जो और जगह से हमारे सोर्सेज हैं कीमतें बताने के। और ये तो क्लियर है कि ये वही चीज है जो कि एमडी बनाने में उपयोग होती है, वही केमिकल है, सिंथेटिक ड्रग बनाने में उपयोग में होता है। अब अगर ये यहाँ से माल ले आता था अपने जो बगरौदा में फैक्ट्री जो उसका बना रखी है उसने, वहां पे अगर ये माल नहीं पकड़ाता और वो फैक्ट्री नहीं पकड़ाती और ये माल बनता, तो आप ये समझिए इतना उम्दा क्वालिटी का माल बनता कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है 400-500 करोड़ लगभग को इतनी माल होती। फिलिस्तीन, हमास, लेबनान और हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग जारी है। ईरान के इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद दोनों देशों में पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया, और इजराइल ने ये साफ भी कर दिया है कि वो ईरान के हमले का जवाब देने को तैयार है। गाजा और बेरूत में तो इजरायली सेना की कार्रवाई चली रही है। समय समय पर इजरायली सेना सीरिया में भी एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटती। मंगलवार की रात को इजराइल ने एक बार फिर सीरिया में हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के मजेह में एयर स्ट्राइक की है।
जानकारी के अनुसार इजराइल ने दमिश्क के माहजे में एक आवासीय बिल्डिंग और आसपास के इलाके को निशाना बनाया और 3 मिसाइलें दागी। यह हमला लोकल समय अनुसार रात करीब 8:15 पर हुआ। इजरायली सेना के इस हवाई हमले में आवासीय बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजरायली सेना की दागी हुई 3 मिसाइलों में आवासीय बिल्डिंग और आसपास के इलाकों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इस हमले में 11 लोग भी घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उनका चल रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।